जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की अपनी अपडेट की शुरुआत करने वाले हैं हम मिग 29 फाइटर्स को लेकर आई एक बड़ी अपडेट से। आप सबको पता है कि एक तरफ जहां जो मिग 29 है इनको लाइफ एक्सटेंशन प्रोग्राम से गुजारा जाएगा, तो वहीं एडिशनल 21 की संख्या में जो मिग 29 है इनको लेकर के भी चर्चाएं तेज थी कि भारतीय वायुसेना इनको कंसीडर कर रही है। और उस दौरान ये भी कहा गया था कि संभावित है कि घटती स्क्वाड्रन क्षमता को देखते हुए एक बड़ा निर्णय आ सकता है, जहां पर एडिशनल 12 सुखोई के साथ साथ 21 की संख्या में मिग 29 फाइटर्स की भी खरीद की जा सकती है। तो इसमें कुछ इनिशियल रिपोर्ट सामने आई हैं। दरअसल इस प्रोग्राम की शुरुआत 2020 में हुई थी, जब भारतीय वायुसेना ने एक पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करने की कोशिश की थी। और वो पॉसिबिलिटी थी मिग 29 सुपरसोनिक फाइटर्स को एक्वायर करने की, जिसमें से 21 की संख्या में जो एडिशनल एयर फ्रेम है ये भारत के द्वारा कंसीडर किए गए थे। और उस समय उद्देश्य ये था कि इनके आने से जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है ये एनहांस होगी, और ऐसे में 3 मिग 29 के स्क्वाड्रन जो इस समय सर्विस में है इनको भी एक बूस्ट मिलेगा। अब इनमें 21 की बात करें तो 19 सिंगल सीटर मिग 29 थे और 2 ट्विन सीटर वेरिएंट इनके थे। हालांकि रशिया ने ऑलरेडी इनका जो प्रोडक्शन है वो बंद कर दिया है, तो इनके स्टोर में जो एयरफ्रेम्स थे उनकी बात हो रही है। लेकिन उस समय भारतीय वायुसेना ने ये कहा था कि हमारी एक टीम जाएगी, हमारा एक डेलीगेशन जाएगा और एक डिटेल्ड जो एनालिसिस है ये किया जाएगा, डिटेल अध्ययन किया जाएगा, और इवेलुएट करने के बाद हम ये डिसीजन लेंगे कि ये मिग 29 हमारे लिए उपयोगी है भी या नहीं। क्योंकि जाहिर सी बात है ये जो मिग 29 है ये ए वेरिएंट हो सकते हैं, और ऐसे में इन्हें अपग्रेड की ज़रूरत पड़ने वाली थी। बाद में भारतीय वायुसेना की टीम जाती है और उनके अध्ययन में ये पता चलता है कि फिलहाल तो ये एयरक्राफ्ट गुड कंडीशन में है और इनके पास एक अच्छी सर्विस लाइफ भी बाकी है। लेकिन फिर भी भारतीय वायुसेना इसको लेकर हेजिटेंट है। इसके पीछे का कारण ये है कि भले ही ये एयरक्राफ्ट अभी अच्छी कंडीशन में हो, भले ही भारतीय वायुसेना इनको अपग्रेड करके यूज़ कर सकती हो, लेकिन आने वाले भविष्य में ये भारतीय वायुसेना के लिए दिक्कतें पैदा कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता ही है कि जो मिग 29 है ये तभी तक भारतीय वायुसेना के सर्विस में रहेंगे जब तक तेजस मार्क 2 एक उचित नंबर में आ नहीं जाते। संभावित है कि अगर 2029 से प्रोडक्शन शुरू हो रहा है तो ये एयरक्राफ्ट 2030 तक या 31 तक भारतीय वायुसेना को ज्वाइन कर लेंगे। और ऐसे में भारतीय वायुसेना अपने जो ओल्डर मिग 29 यूपीटी है, जो कि तकरीबन 40 साल की सर्विस को पूरा कर चुके हैं, वो अब रिटायर कर दिए जाएंगे। और ऐसे में जो एडिशनल 21 की संख्या में मिग 29 है, आगे चल के 2040 के बाद इनको मेंटेन करना भारत के लिए एक बड़ा लॉजिस्टिकल और मेंटेनेंस चैलेंज लेकर आएगा, या यूं कह लो लॉजिस्टिकल और मेंटेनेंस हेडेक लेकर आएगा। और भारत के पास उस समय स्पेयर पार्ट्स उपलब्ध होंगे या नहीं होंगे, इस चीज़ की भी दिक्कत रहेगी। तो इन सारे फ्यूचर की जो समस्याएं हैं इनको देखते हुए अब यहाँ पर दो चीज़ें सामने आई हैं। पहली बात तो ये कि भारतीय वायुसेना तत्काल रिक्वायरमेंट को देखते हुए इन फाइटर जेट्स की डील को सुनिश्चित करे। दूसरा ये है कि जो मिग 29 ऑपरेशनल है इनको ही किसी प्रकार से 2035 तक सर्विस में बनाए रखे, जब तक कि हमारे पास एडवांस फाइटर आ नहीं जाते। क्योंकि मिग 29 निस्संदेह काफ़ी कैपेबल फाइटर है और इन्हें ड्रैगन स्लेयर की जो संज्ञा है वो दी गई है। क्योंकि लद्दाख जैसे जो हाई एल्टीट्यूड इलाके हैं यहाँ पर इनकी जो उपयोगिता है वो सही मायने में इन्होंने साबित करी है। लेकिन फिर भी भारतीय वायुसेना इस समय हर उस एस्पेक्ट को खंगालने की कोशिश कर रही है कि क्या हम एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। और आपको बता दें कि हाल ही में यूरेशियन टाइम की एक रिपोर्ट सामने आई थी, जहां पर मिग 29 को लेकर के भारतीय वायुसेना के पूर्व अधिकारियों ने कुछ बड़ी बात कही थी, जहां पर कहा था कि मिग 29 को एक मेजर अपग्रेड से गुजारा जाएगा, जहां पर इनके सिस्टम्स को अपग्रेड किया जाएगा, इनको एक नया रेडार अपग्रेड मिलेगा। और संभावित है कि अब मिग 29 में आपको उत्तम एसा रेडार भी देखने को मिल जाए। और अगर उत्तम एसा रेडार का मार्क 2 वेरिएंट मिग 29 यूपीजी में इस्तेमाल किया जाता है, तो जाहिर सी बात है वो जो एक अपग्रेड होगा इसकी कैपेबिलिटी को इन्हेंस करेगा, और तकरीबन इसकी जो सर्च और ट्रैक रेंज है वो भी बढ़ जाएगी, 1.5 से ज़्यादा बढ़ जाएगी। और ये अस्त्र जैसी जो मिसाइल्स हैं इनको काफ़ी ईजिली इंटीग्रेट कर सकेगा और उनको इस्तेमाल भी कर सकेगा। एक चीज़ मैं अभी आपको बता दूं कि अभी इंडियन एयरफोर्स ने ऑफिशियली इस प्रोग्राम को ख़त्म नहीं किया, लेकिन लगभग लगभग ये माना जा रहा है कि अब ये प्रोग्राम नहीं होगा, क्योंकि भारतीय वायुसेना अब एडवांस फाइटर की तरफ जा रही है। अब जो मौजूदा मिग 29 है इन्हीं को मेंटेन करके रखा जाएगा। और अगर हम इसी वर्ष की रिपोर्ट की बात माने तो ऑलरेडी जो इंजन की खरीद है इसको मंजूरी मिल चुकी है। जी हाँ, मिग 29 की कैपेबिलिटी को एनहांस करने के लिए भारतीय वायुसेना ने एक $multi-million डील जो है वो क्लियर कर दी है, जहां पर एडवांस इंजन जो है वो लाइफ एक्सटेंशन प्रोग्राम के लिए खरीदे जाएंगे मिग 29 के।
और ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाए जाएंगे, जहां पर रशियन पार्टनर के साथ एक जॉइंट कोलैबोरेशन आपको देखने को मिलेगा। और क्योंकि अब ये डील अप्रूव्ड हो चुकी है, जिसमें 5300 करोड़ रुपए की लागत में जो नए इंजन है वो मिग 29 के लिए लिए जाएंगे, और ये मिग 29 यूपीजी की जो फ्लीट है इसको पावर करेंगे। इसके अलावा अगर हम रिपोर्ट्स की बात माने तो जो सेकेंड लाइफ एक्सटेंशन प्रोग्राम है ये भी ऑलरेडी शुरू हो चुका है, जहां पर जो सर्विस स्पैन है इसे 40 वर्षों से बढ़ाकर 50 वर्षों तक किया जाएगा, ताकि ये भारतीय वायुसेना के लिए रिलेटेबल बने रहे। हालांकि ये सारा काम जो है ये इंडियन एयरफोर्स के नंबर 11 बेस रिपेयर डिपो के द्वारा किया जाएगा, जो कि नासिक के पास है। और वो इस चीज़ की जिम्मेदारी को सुनिश्चित करेंगे कि मिग 29 की जो फ्लीट है ये एक लंबे समय तक ऑपरेशनल बनी रह सकती है। एक की स्पेक जिसके बारे में आपको जानना चाहिए इस अपग्रेड में, वो होगा इंजन सिलेक्शन। क्योंकि मिग 29 का जो इंजन सिलेक्शन था इसको लेकर के बहुत सारी चीज़ें अनक्लियर थी। हालांकि जो RD33 सीरीज 3 इंजन है ये इस समय मिग 29 यूपीजी की फ्लीट में इक्विप्ड है, लेकिन अब यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो सामने आई हैं कि RD33 MK जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा। अब ये चीज़ें एक नई चीज़ों पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करने के लिए हमारे लिए उपयोगी होंगी कि जो RD33 MK है ये ज़्यादा कैपेबल है, क्योंकि ये इंजन जो है ये 7% जो थ्रस्ट है ये ज़्यादा इंक्रीज़ करता है। इसके अलावा पावर भी इसकी ज़्यादा है, और इसमें जो मॉडर्न मटेरियल्स है इनका इस्तेमाल किया गया है, जिससे कि इसका जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी इन्हेंस हुआ है, और इसमें एक इन्हेंस कूलिंग मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया गया है। तो ये सारी जो इम्प्रूवमेंट्स हैं वो इसकी एफिशिएंसी और इसकी पावर को बढ़ा देते हैं, और इसके वजह से इसका जो ड्राई थ्रस्ट है कहा जाता है कि ये भी काफ़ी बढ़ा है, और जो वज़न है ये काफ़ी कम हुआ है। तो इंडियन एयरफोर्स अपने मिग 29 के लिए इन्हीं इंजन्स पर डिपेंडेंट रहेगी, और उनका प्रयास तो यही है कि 2035 तक, जब तक तेजस मार्क 2 नहीं आ जाता, इन एयरक्राफ्ट्स को किसी प्रकार से ऑपरेशनल बनाया रखा जा सके। इसके अलावा मिग 29 में एक और बड़ा अपग्रेड हमें देखने को मिलेगा, जो कि इसी वर्ष रिपोर्ट सामने आई थी, जहां पर कहा गया था कि जो इंडियन एयरफोर्स है ये मिग 29 फाइटर्स को इस समय बीनेट सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो से इक्विप कर रही है, जो कि लेटेस्ट मॉडुलर मल्टी बैंड और मल्टी चैनल सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो है। और इससे जो एक टेक्नोलॉजिकल लीप है वो इस प्रोग्राम में मिलेगी। और आपको बता दें 2023 में ऑलरेडी इसके लिए 96 करोड़ रुपए का जो ऑर्डर है ये प्लेस किया गया था इंडियन एयरफोर्स के तरफ से, जहां पर सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो किट्स और जो टेस्टर हैं वो इसके लिए मंगाए गए थे। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट था ये अस्त्र राफेल कॉम्सिस प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक जॉइंट वेंचर है इंडिया के अस्त्र माइक्रोवेव प्रोडक्ट लिमिटेड और इजराइल की राफेल एडवांस सिस्टम्स के बीच में ये फॉर्म हुआ है, और इनके कंधे पर जिम्मेदारी होगी इसको सप्लाई करने की। एक बार जैसे बीनेट सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो का इंटीग्रेशन पूरा होता है तो जो मिग 29 है, जो कि ओल्डर जनरेशन एयरक्राफ्ट है, इनके पास कटिंग एज सिस्टम होगा। हालांकि ये जो सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो है ये सिर्फ आपको मिग 29 में देखने को नहीं मिलेंगे, बल्कि आपको ये ऑलरेडी मिग 21 में देखने को मिलते हैं, सुखोई 30 MKI में देखने को मिलते हैं, और जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस है इसमें भी आपको यहाँ पर देखने को ये मिल जाता है। तो कुल मिलाकर के जो ये सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो है इसकी कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी को एनहांस करेंगे, और ये एयरक्राफ्ट जो है काफ़ी ज़्यादा पावर को प्राप्त करेगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।